हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड के बारे में। आपके सामने एक पिक्चर दिया गया है जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके आंसर्स हमें इस पिक्चर में फाइंड करने हैं। वेयर डू वी सी द बर्ड्स? तो बर्ड्स कहाँ पर है? तो बर्ड्स स्काई में है यानी एयर में है। वेयर इज़ द काउ ग्रेजिंग? काउ कहाँ ग्रेस कर रही है? तो काउ एक ग्रासी लैंड पर ग्रेस कर रही है। लोकेट द ट्रीज एंड द रोड? तो हमें ट्रीज और रोड को लोकेट करना है जो लैंड पर है। वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम? हाउ डज इट फ्लो? तो रिवर कहाँ से आ रही? तो रिवर माउंटेन से आ रही है और वो फ्लो हो रही है। वेयर इज़ द एरोप्लेन? तो एरोप्लेन स्काई में है यानी एयर में है। वेयर आर द फिश इन? तो फिश पानी में है यानी वाटर में है। ऑन वॉट इज़ द सेल बोट फ्लोटिंग? तो सेल बोट जो है वाटर पे फ्लोट कर रही है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स एयर, वाटर और लैंड पर डिपेंड है। तो एयर के पार्ट को कहा जाता है एटमॉस्फेयर, पानी के पार्ट यानी वाटर के पार्ट को कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर, और लैंड के पार्ट और उसके अंडरग्राउंड को कहा जाता है लिटोस्फियर। तो एयर, वाटर एंड लैंड ये तीनों फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग थिंग को सस्टेन करने के लिए इस वर्ल्ड में। और सारे बेसिक्स नीड्स फुलफिल किए जाते हैं इसी से। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टेटमेंट है एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इस पिक्चर में हमने देखा कि कुछ चीज़ें स्काई में है यानी एयर में है, कुछ चीज़ें वाटर में है और कुछ चीज़ें लैंड पर है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिटोस्फियर। इन तीनों स्फीयर ऑफ द अर्थ को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर एक एयर की लेयर है जो सराउंड करती है अर्थ को, और अर्थ के सरफेस कंसिस्ट करता है वाटर का और कुछ पार्ट लैंड का। प्रोपोर्शन वाइज देखेंगे तो वाटर का परसेंटेज है 71 और लैंड का परसेंटेज है 29। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोस्फीयर जो मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करता है अर्थ का एज कंपेयर टू लिटोस्फीयर। ये नेचुरल कंपोनेंट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब समझेंगे 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ की पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है ओजोन लेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मेसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट को कहा जाता है आयनोस्फियर, और लास्ट और फिफ्थ लेयर है एग्जोस्फियर। अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के पहले कंपोनेंट एयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में एयर कंटेन करती है गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। यहाँ पे हमने मेंशन किया 6 इनर्ट गैसेस। ये ऐसी गैसेस होती है जिन पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इन सारी गैसेस का टोटल मास होता है 80% ट्रोपोस्फियर में। आगे जाके इनका प्रोपोर्शन डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फियर में इनका प्रोपोर्शन है 19%। मेसोस्फियर और आयनोस्फियर में इनका प्रोपोर्शन और कम हो जाता है। एग्जोस्फियर और उसके बियॉन्ड कोई भी गैसेस नहीं फाउंड होती। इस चार्ट के अंदर हम प्रोपोर्शन देखेंगे ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर। यहाँ पे मेजर पोर्शन है नाइट्रोजन का जो है 78%, ऑक्सीजन 21%, एर्गॉन 0.9%, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर 0.07% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इन गैसेस के कुछ यूजेस देख लेते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए एमोनिया का। फूड स्टफ्स की एयर टाइट पैकेजिंग करने के लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन के लिए यानी सांस लेने के लिए और कंबशन के लिए, कुछ चीज़ों को बंद करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है पेड़ पौधों में फूड प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी आग बुझाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का काम लिया जाता है। एर्गॉन का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। हीलियम का इस्तेमाल होता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और एयर शिफ्ट में ऐसे लिफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। नियॉन का इस्तेमाल होता है डेकोरेटिव लाइट्स के लिए या स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। क्रिप्टॉन का इस्तेमाल होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में, और जेनॉन का इस्तेमाल होता है ऐसा फ्लैश फोटोग्राफी के लिए। अर्थ पर जो लिविंग वर्ल्ड है इसे सस्टेन करने के लिए इन सारी गैसेस का और एयर के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर एक इम्पॉर्टेंट फिल्टर का रोल प्ले करता है।
सन से जो भी लाइट और हीट आती है अर्थ पर, जो लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं। एटमॉस्फेयर एक फ़िल्टर का काम करके इन हार्मफुल एलिमेंट्स को निकाल देता है। एटमॉस्फेयर ही है जो हमें फॉग प्रोड्यूस करता है, क्लाउड देता है, स्नो देता है, रेन देता है। आपके सामने पिक्चर है जिसमें हार्मफुल गैसेस एमिट हो रही है, काफ़ी सारा एमिशन है, स्मोक है। ये सारा एमिशन और स्मोक एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है और इन सारे गैसेस की बैलेंस को बिगाड़ देता है और इसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो रिलीज होते हैं एयर में कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सूट। काफ़ी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर में ये डिजिटल बोर्ड डिस्प्ले किए जाते हैं हेवी ट्रैफिक की जगहों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर या कोई भी 4 रास्ते पर, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ की एयर में कितने हार्मफुल एलिमेंट्स हैं। अब बात करेंगे ओज़ोन लेयर की। ओज़ोन लेयर को द प्रोटेक्टिव शेल भी कहा जाता है। ओज़ोन को SO3 गैस लिखा जाता है और ये स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में पाई जाती है। ओज़ोन लेयर का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स से, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिविंग थिंग्स के लिए। क्योंकि सन से जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज़ निकलती है, जो काफ़ी डेंजरस है लिविंग थिंग के लिए, इन हार्मफुल रेज़ को ओज़ोन लेयर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिससे अर्थ पर जो लाइफ़ है वो प्रोटेक्टेड रहती है। ये ओज़ोन लेयर अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है कुछ केमिकल गैसेस की वजह से, जिनका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रिलीज़ होती है एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेटर से। 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ऐसा ओज़ोन प्रोटेक्शन डे। ये इसलिए किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि ओज़ोन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। अब बात करेंगे वाटर की। नेचर में वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। वाटर का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ऑडर नहीं होता। ऑडर यानी उसका कोई स्मेल नहीं होता। काफ़ी सारे सब्सटेंसेस पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। एनिमल्स के ब्लड में और प्लांट के सैप में काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में पानी पाया जाता है। कोई भी लिविंग थिंग पानी के बिना नहीं सर्वाइव कर सकता, इसलिए कहा जाता है वाटर इज़ लाइफ। यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सैप इन प्लांट। सैप एक लाइफ ब्लड्स है प्लांट में। यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें पर्पस फॉर विच वाटर इज़ यूज्ड, यानी हम पानी का इस्तेमाल किस चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे कि नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए, फ्लोर को मॉप करने के लिए, पानी पीने के लिए और खाना पकाने के लिए। इस तरह का पानी का इस्तेमाल हम दिन भर करते हैं। तो कोई भी एक सिंगल डे हम पानी के बिना नहीं गुजार सकते हैं। बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पीना पड़ता है और हमारे अलावा बाकी के जो भी लिविंग थिंग है जो अर्थ पर है, उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोजन गैस को जब बर्न किया जाता है एयर में, तो वो कंबाइन हो जाती है और ऑक्सीजन से और शेप ले लेती है वाटर का। आपके सामने एक पाई डायग्राम है जो शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। इसमें मेजर पार्ट है सीज और ओशन का, जो कि एक सॉल्टी वाटर है जिसका परसेंटेज है 97%। उसके बाद में ग्राउंड वाटर, आइस और वाटर इन अदर फॉर्म है जिसका परसेंटेज है 2.7%। उसके बाद में है वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो ड्रिंकेबल वाटर है यानी फ्रेश वाटर है, उसका परसेंटेज है 0.3%। तो जितनी भी अवेलेबिलिटी है पानी की अर्थ पर, वो उसमें से सारा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो सॉल्टी वाटर है और बाकी का पार्ट है जो फ्रोज़न स्टेट में है। तो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी का वाटर ड्रिंकेबल है, लेकिन ये भी इनाफ है, सफिशिएंट है हम लिविंग थिंग्स के लिए या लिविंग बीइंग के लिए। पिक्चर में अगर आप देखोगे तो वाटर का इस्तेमाल काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए होता है। हम वाटर का इस्तेमाल लार्ज क्वांटिटीज़ में करते हैं और हमें पता है कि जो वाटर अर्थ पर है वो रेगुलेटेड किया जाता है वाटर साइकिल द्वारा। वाटर वेपर जो ओशियन से बनते हैं वो एक मेन सोर्स है वाटर साइकिल का, जो आगे जाके कन्वर्ट होते हैं रेन में, जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है अर्थ पर। हमें पानी दो सोर्सेज से मिलता है, एक है नेचुरल सोर्स और दूसरा है मैनमेड सोर्स। नेचुरल सोर्स में आता है स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और लेक्स। मैनमेड सोर्स है वेल्स, बोरवेल्स, जो ग्राउंड वाटर को लिफ्ट करते हैं और कंस्ट्रक्शन भी किया जाता है बंस का और डैम्स का रिवर पर।
कंटिन्यू पॉपुलेशन के इंक्रीज में और इंडस्ट्रीज और फार्मिंग, यहाँ पर एक्सेसिव यूज होता है वाटर का, जिस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से अब वाटर में शॉर्ट सप्लाई आ रही है। अब वाटर स्कैरसिटी एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। हमें हमेशा याद रखना है कि यूज वाटर स्पेरिंगली। स्पेरिंगली यानी किफायती तौर पर वाटर का इस्तेमाल करें, संयम से उसका इस्तेमाल करें। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकुलेट। वाटर को ब्लॉक करना चाहिए या ताकि वो परकुलेट हो सके। परकुलेट का मतलब वो पानी जमीन में जज्ब हो सके। स्टोर वाटर वेरेवर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है वहाँ वाटर को स्टोर करें, वाटर को रीयूज करें। अब हम बात करेंगे लैंड के बारे में। व्हाट इज लैंड मेड ऑफ? लैंड किस चीज से बना है? आंसर है लैंड इज मेड अप ऑफ सॉइल, रॉक, स्टोन एक्सेट्रा। व्हाट डू वी सी ऑन लैंड? हम लैंड पर क्या देखते हैं? माउंटेन्स, वैलीज, रिवर, ओशन कैन बी सीन ऑन लैंड। इन द अर्बन एरियाज यानी सिटीज में वी कैन सी बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा। इन रूरल एरियाज यानी गांव देहातों में वी कैन सी फार्म एंड ऑर्चर्ड्स एंड सम ट्रीज कवर्ड। ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है बगीचे। व्हाट हैज मैन क्रिएटेड ऑन लैंड? इंसानों ने लैंड पर क्या क्रिएट किया है? तो मैन हैज क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, रोड्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर फार्म्स ऑन द लैंड। इफ अ डीप pit is dug in the ground, what do we find there? अगर हम गहरा खड्डा खोदे ग्राउंड में तो हम क्या देख सकते हैं? तो आंसर है वी सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इफ अ डीप pit is dug in the ground। ये पिक्चर से अगर हम समझते हैं, एक गड्ढा खोदा जाए तो हमें अपर लेयर मिलेगा ड्राई लीव्स का, उसके बाद में सॉइल, फिर सैंड, फिर स्मॉल स्टोन और फिर बिग स्टोन्स। इस लैंड फ्लैट एवरीवेयर? क्या लैंड की जो सरफेस है फ्लैट है सारी जगहों पर? तो आंसर है नो। लैंड इज अनइवन। एट सम प्लेसेस देयर आर माउंटेन्स एंड हिल्स, व्हाइल एट सम प्लेसेस देयर आर वैलीज। यानी कई जगहों पर पहाड़ है और कई जगह पर खाई है और कई जगह पर ये फ्लैट सरफेस है। तो लैंड अनइवन है। डस मैन प्रोड्यूस सॉइल लैंड? आंसर है मैन कैन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस लैंड बाय रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन करके यानी वहाँ की जगह पर जो एग्जिस्टिंग जगह है वहाँ पे कुछ सुधार करके उस चीज़ को यूजफुल में ले सकते हैं। तो मैन कैन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस लैंड बाय रिक्लेमेशन। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ लैंड के बारे में। पिक्चर में अगर आप देखोगे तो लैंड की टॉप मोस्ट लेयर है जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। ये फॉर्म होती है डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन्स को जो डिकम्पोज किया जाता है माइक्रोब द्वारा, उस लेयर को हम कहते हैं ह्यूमस। उसके बाद की लेयर है सॉइल और इमेच्योर सॉइल, जहाँ पे हमें सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन, वर्म्स और इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद की लेयर में सॉइल का प्रोपोर्शन कम होता चला जाता है और स्मॉल रॉक्स का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाता है। उसके बाद की लेयर को कहते हैं बेड रॉक्स, जहाँ पर बड़े पत्थर या बड़े रॉक्स पाए जाते हैं। सॉइल के अंदर जो मिनरल पाया जाता है वो डिराइव होता है इसी बेड रॉक्स द्वारा। हम देखेंगे डिफरेंट रीजन के सॉइल के कलर अलग होते हैं, वहाँ के टेक्सचर अलग होते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन होते हैं, डिपेंड करते हैं वहाँ की एरिया के बेड रॉक्स पर। इस स्टेटमेंट में, इस पैराग्राफ में ह्यूमस को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ह्यूमस इज द लेयर फॉर्म्ड ऑन सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स। Humus supply nutrients to the soil. Humus is also important for aerating the soil and for holding water in the soil. The proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33 to 50%। यानी ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है सॉइल के अंदर, और उसके अंदर एक एरेटिंग प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करता है सॉइल में, जिससे वाटर को होल्ड किया जा सकता है। और फर्टाइल सॉइल के अंदर ह्यूमस का प्रोपोर्शन होता है करीबन 33% से लेके 50% का। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। इस पिक्चर में आप देखोगे तो रॉक पर कंटिन्यू हीट, कोल्ड, विंड और रेन की वजह से इन रॉक में क्रैक्स आ जाते हैं, और इन क्रैक्स के अंदर माइक्रोब्स, प्लांट के रूट्स, रोडेंट्स जो कि जैसे कि रैट और माइस, और वेदरिंग और इरोजन की वजह से ये क्रैक्स रॉक्स में आगे तब्दील हो जाते हैं सैंड, सॉइल और स्मॉल स्टोन्स में। इसी तरह सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस है। 2.5 सेंटीमीटर की थिक लेयर मैच्योर सॉइल की फॉर्म होने के लिए 1000 ईयर्स लगते हैं। सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाता है काफ़ी शॉर्ट पीरियड में, जैसे कि फ्लड्स आ गया, स्टॉर्म हो गया, या ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग वगैरह हो गई, तो इससे भी सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमें लैंड के इरोजन को प्रिवेंट करना पड़ेगा। लैंड के इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें उस पर एक ग्रीन कवर देना चाहिए, जैसे कि उस पर ग्रास, ट्रीज और बुशेस को ग्रो करना पड़ेगा। काफ़ी एजेस अगो जो फॉरेस्ट और एनिमल
और प्लांट्स, लिविंग थिंग जो भी थी वो अंडरग्राउंड चले गए थे, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ था फॉसिल फ्यूल का। तो जिस तरह हमें अंडरग्राउंड से पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन और बाकी मटेरियल जैसे तार और वैक्स भी मिलते हैं। इन फॉसिल फ्यूल को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। अब ले लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब डैश रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज। ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म डैश परसेंटेज। हमने ये पहले चार्ट में समझा था कि टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल है, उसमें से ड्रिंकेबल वाटर यानी पोटेबल वाटर कितना है। तो आंसर है 0.3%। बोथ डैश एंड डैश कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो आंसर है अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Why is it said that the ozone layer is a protective shell of the earth? आंसर है ultraviolet rays of the sun are very harmful for living organisms present on the earth. The ozone layer present at the high altitude around the earth absorbs this harmful radiation. The life of the earth is thus protected. Therefore, the ozone layer is called a protective shell of the earth. ओजोन लेयर को ऐसा प्रोटेक्टिव शेल कहा जाता है। जो चीज़ हमने ओजोन लेयर के एक्सप्लेनेशन में समझी थी। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है, जो एक काफ़ी हार्मफुल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ओजोन लेयर इस हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे लाइफ जो अर्थ पर है वो प्रोटेक्टेड रहती है। इसके लिए ओजोन लेयर को ऐसा प्रोटेक्टिव शेल कहा जाता है। वाटर इज लाइफ। आंसर है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड सैप ऑफ द प्लांट ऑल्सो हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, देयरफॉर वाटर इज सेड टू बी लाइफ। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर नहीं रह सकता। एनिमल्स के ब्लड में और प्लांट के सैप में हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर पाया जाता है। इसके लिए वाटर इज सेड टू बी लाइफ। क्वेश्चन है सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल। सी वाटर सॉल्टी होता है, मतलब वो ड्रिंकेबल नहीं है, लेकिन क्या वो हमारे लिए यूजफुल है? तो आंसर है देयर आर मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन द मरीन वाटर, वाटर ऑफ द सीज एंड ओशन। सम ऑफ these आर एडिबल varieties such as fish, crab, bivalve, oysters, lobster, etc. यानी काफ़ी सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर में पाए जाते हैं। मरीन वाटर मतलब जो सीज और ओशन का जो वाटर है वहाँ पर। तो इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एडिबल है, यानी खाने लायक है, जैसे फिश, क्रैब, बाइवॉल्व्स, ऑयस्टर, लॉबस्टर एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के लिए ऑक्यूपेशन का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम कहते हैं फिशरी। तो फिशरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ कोस्टल पीपल विच इज एंटायरली डिपेंड ऑन दी सीज। तो ये भी और एक यूज है। थर्ड है सॉल्टी वाटर है, इसलिए हमें उससे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट होता है। तो सॉल्ट, आयोडीन एंड सम अदर मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दी सी वाटर। फोर्थ यूज है द वैल्यूएबल ज्वेल्स सच एज कोरल एंड पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सम ऑफ द मरीन एनिमल्स। यानी हमें सीज और ओशन से काफी सारे वैल्यूएबल ज्वेल्स जैसे कोरल और पर्ल्स भी मिलते हैं मरीन एनिमल्स द्वारा। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कार्गो इज डन वाया सी रूट्स। ये और एक यूज है, यानी हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं सी रूट से, जैसे कि सारे गुड्स और कार्गो इसी सी रूट से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर द वाटर साइकिल रिमेन्स ऑपरेटिव। मानसून रेन्स, वेदर पैटर्न एंड साइकिल ऑफ सीजन आर ऑल पॉसिबल ड्यू टू ओशियंस। जितना भी वाटर अर्थ पर अवेलेबल है उसमें मेजर पोर्शन है सीज और ओशियंस का। तो इनका जो इवेपोरेशन होता है, वाटर वेपर जो इवेपोरेट होते हैं जो सीज और ओशन से, ये मेजर पार्ट प्ले करते हैं वाटर साइकिल में, जिसकी वजह से मानसून, रेन्स और वेदर के पैटर्न्स मेंटेन रहते हैं। सेवन पॉइंट है इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में ये सीज वाटर को पोर्टेबल बनाया जाता है, यूजेबल बनाया जाता है, ड्रिंकेबल बनाया जाता है। उसके लिए प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिसैलिनेशन। इन सम कंट्रीज पोर्टेबल एंड यूजेबल वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिसैलिनेशन। All these facts explain to us that though sea water is salty, it is useful. तो ये सातों पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि सी वाटर सॉल्टी है, पोर्टेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल है। ये आंसर थोड़ा बड़ा है। इसको याद करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। पहला पॉइंट दिमाग में लेना होगा कि सीज में हम क्या फाइंड करते हैं, सीज और ओशन में हमें क्या मिलता है। तो ध्यान में आना चाहिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी हमें उसमें कुछ चीज़ें खाने लायक मिलती है उसमें से एडिबल, जैसे कि फिश, क्रैब। अब इन चीज़ों को पकड़ने के लिए हम फिशरी का ऑक्यूपेशन आया, यानी सेकंड पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर सॉल्टी वाटर से आपके दिमाग में आएगा कि इससे सॉल्ट से रिलेटेड है, तो सॉल्ट, आयोडीन और मिनरल इसमें एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें से हमें काफ़ी सारे ज्वेल्स भी मिलते हैं, वैल्यूएबल ज्वेल्स मिलते हैं, जैसे कोल एंड पल्स। फोर्थ पॉइंट आपको याद रहना चाहिए सीज के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं सी रूट्स के जरिए।
मेजर पार्ट होता है ओशन और सीज का वाटर साइकिल में, तो वाटर वेपर्स का इवेपोरेशन, तो वाटर साइकिल को आपको इसमें दिमाग में रखना है। उसके बाद में आपको यार याद ध्यान रखना है कि कुछ कंट्रीज में इस सीज वाटर को पोर्टेबल बनाया जाता है, ड्रिंकेबल बनाया जाता है डिसैलिनेशन के प्रोसेस के लिए। तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड है। आप इस स्लाइड को 2 से 3 बार देखिए तो आपको ये आंसर अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट विल हैपन इफ माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा। आंसर है द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ सॉइल इज डन बाय द माइक्रोब्स। द वेदरिंग ऑफ द रॉक इज ऑल्सो डन टू सम एक्सटेंट बाय द माइक्रोब्स। If all the microbes in the soil are destroyed, the process of decomposition and weathering will not take place. The humus will not be formed. Due to lack of decomposition process, the dead and decaying matter will remain scattered everywhere on the earth. अब समझते हैं माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोब्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कह सकते हैं एक बैक्टीरिया है जो चीज़ों को डिकम्पोज करता है। सॉइल फॉर्मेशन के लिए और वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए हमें माइक्रोब्स की काफ़ी मदद मिलती है। डेड प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स है वो माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करता है जिससे एक लेयर फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। अगर माइक्रोब्स नहीं रहेंगे तो ह्यूमस का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अर्थ पर सारी जगह पर सारे डेड और डिकेइंग मैटर इसी तरह स्कैटर्ड रहेंगे, बिखरे पड़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और व्हीकल्स अगर हमारे सराउंडिंग में इंक्रीज हो गए तो क्या होगा। आंसर है, इन व्हीकल एज वेल एज फैक्ट्रीज देयर इज कंटिन्यूअस कंबशन प्रोसेस occurring. Particularly in vehicles, there is incomplete combustion of fossil fuel, releasing many air polluting gases in the atmosphere. Polluting gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. will cause dangerous and harmful effects on the surrounding environment and human being. Industries will also throw toxic gases and effluents into the surrounding. If the number of vehicles and factories in our surrounding increases, then it will be hazardous for the environment and health of the entire living world. यानी व्हीकल्स और फैक्ट्रीज के अंदर कंटिन्यूस कंबशन का प्रोसेस होता है। कंबशन यानी यहाँ पे फ्यूल की बर्निंग होती है जिसकी वजह से काफ़ी टॉक्सिक और हैजार्डस गैसेस का एमिशन होता है। जो पॉल्यूटिंग गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो काफ़ी हार्मफुल है हमें लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और हमारी सराउंडिंग के लिए। तो इसी तरह अगर ये नंबर ऑफ व्हीकल्स और इंक्रीज होते चले गए, फैक्ट्रीज इंक्रीज होते चली गई, तो ये डेंजर क्रिएट करेंगे हमारे एनवायरनमेंट के लिए और पूरे एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए। द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड। अगर पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर अगर खत्म हुआ तो क्या होगा। आंसर है, इफ द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड द लिविंग वर्ल्ड विल ऑल्सो कम टू एन एंड। यानी पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर अगर खत्म हो गया तो लिविंग वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, लिविंग वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। आगे है मैच द फॉलोइंग। कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर है प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है पेड़ और पौधों में फूड प्रोडक्शन के लिए। सेकेंड है ऑक्सीजन, जिसका आंसर है कंबशन, क्योंकि फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। थर्ड है वाटर वेपर जो है रिलेटेड रेन से। फोर्थ है माइक्रोब्स जो इस्तेमाल होता है जनरेशन ऑफ सॉइल के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिटोस्फीयर। सेकेंड है बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या पाए जाते हैं सॉइल में। आंसर है माइक्रोब्स, इंसेक्ट, रोडेंट्स जैसे रैट और माइस। अगला क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। उसके बाद में इनर्ट गैसेस इन एयर। इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती है जिन पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। उनके नाम है एर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। गैसेस डेट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। कौन सी गैसेस हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए। आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रू और फॉल्स का। पहला स्टेटमेंट है लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग, तो ये दोनों सेम थिंग नहीं है, तो आंसर है फॉल्स। अगला स्टेटमेंट है द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, तो लेक के वाटर को ग्राउंड वाटर नहीं कहा जाता, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। थर्ड है इट टेक्स अबाउट 1000 years टू फॉर्म अ 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1000 years में 25 सेंटीमीटर नहीं 2.5 सेंटीमीटर की थिक लेयर फॉर्म होती है सॉइल की, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर रहेगा फॉल्स। रेडॉन इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स, तो रेडॉन को डेकोरेटिव लाइट्स में नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स।
उसके बाद में क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। तो ये पिक्चर में समझते हैं हम कि ये लेयर ऑफ सॉइल है, जहाँ पे टॉप लेयर है जिसको टॉप सॉइल कहा जाता है, फिर उसमें सब सॉइल, फिर पेरेंट रॉक्स और फिर बेड रॉक्स कहा जाता है। इस तरह अगर आप देखोगे तो ये रॉक के अंदर जो हीट, कोल्ड, विंड और रेन की वजह से रॉक्स के अंदर क्रैक आ जाते हैं, और इन क्रैक्स के अंदर माइक्रोब्स, प्लांट के रूट्स, रोडेंट्स और इरोजन की वजह से इन क्रैक रॉक्स को आगे सैंड, सॉइल और स्मॉल स्टोन में इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन का, जो इस डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया गया है। तो आंसर है, soil is formed by the natural process. Heat, cold and rainwater cause weathering of the bedrocks. This weathering process forms stones, sand and soil from the original rock. This supplies the abiotic component of the soil. Microbes, worms, insects and rodents further add to the process of soil formation. The roots of big trees that grow on land also are weathering agents. All these factors cause soil formation in a very slow and continuous way. अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्युपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ सरफेस पे 71% वाटर है, इसके बावजूद हमें वाटर की शॉर्टेज क्यों होती है। इसका आंसर है, दाउ 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट यूजेबल एंड पोर्टेबल। अर्थ सरफेस पे जो 71% वाटर है, इसमें ज़्यादातर वाटर यूजेबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, यानी ये ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। 97% of this water is salty water of the sea. This water cannot be used for agriculture or for drinking, cooking, etc. सारे वाटर में से 97% वाटर जो है ये सॉल्टी वाटर है सी का, जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, पीने के लिए या खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सम फ्रेश वाटर इज इन फ्रोजन स्टेट। इसमें से जो कुछ फ्रेश वाटर है वो फ्रोजन स्टेट में अवेलेबल है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते। ड्यू टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, द डिमांड ऑफ वाटर इज ऑल्सो राइजिंग। पॉपुलेशन के अंदर एक ट्रिमेंडस इंक्रीज आ रहा है, जिसकी वजह से वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देयर आर ड्रॉट्स एंड दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ वाटर। पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश अनइवन हो रही है, जिससे काफ़ी जगहों पर ड्रॉट पड़ रहा है, जिसकी वजह से लैक ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर की स्कैरसिटी हो रही है। ड्यू टू ऑल दिस रीजन देयर इज ऑलवेज अ वाटर शॉर्टेज इवन दो द 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय वाटर। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, व्हाई आर एयर, वाटर एंड लैंड कंसीडर टू बी अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर और लैंड को इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है। आंसर है, एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स essential for sustaining living world on the earth. All the essential things required for the survival are obtained through air, water or land. Since by fulfilling the needs of living organism, they help in the survival of all living organism. Therefore, air, water and land are considered to be the valuable natural resources. एयर, वाटर और लैंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसेंशियल फैक्टर्स है लिविंग थिंग को सस्टेन करने के लिए अर्थ पर। सारे इसेंशियल थिंग की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, ये फुलफिल होती है एयर, वाटर और लैंड के थ्रू। इसलिए लैंड, एयर, वाटर ये एक नेचुरल रिसोर्स के काफ़ी वैल्यूएबल पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। हमें एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखने हैं और सामने लिखने हैं उनके यूजेस। तो पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है प्रोटीन्स को बिल्ड करने के लिए, एमोनिया के प्रोडक्शन के लिए और फूड प्रोडक्ट्स को एयर टाइट पैकेजिंग करने के लिए। सेकेंड है ऑक्सीजन। ये नेसेसरी है रेस्पिरेशन के लिए और कंबशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए यानी सांस लेने के लिए, और कंबशन यानी किसी फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये इस्तेमाल होता है पेड़ पौधों में फूड प्रोड्यूस करने के लिए, और इसे फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। फोर्थ है एर्गॉन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। फिफ्थ है हीलियम, इसे इस्तेमाल किया जाता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और एयरशिप में इसे लिफ्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सिक्स है नियॉन, यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, इसका इस्तेमाल डेकोरेटिव लाइट्स और स्ट्रीट लाइटिंग में किया जाता है। सेवेंथ है क्रिप्टॉन, इसे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में इस्तेमाल किया जाता है। एट्थ है जेनॉन, इसे फ्लैश फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।